कल आपके सामने हमने वीडियो प्रेजेंट किया था कि फर्स्ट डाउन के लिए खास करके ओडीआईज में सबसे बेहतरीन ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, जिनमें से आप किसे चाहेंगे देखना। हमने आपके स्टैट्स बताए थे, आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे थे कि किस तरीके का हाल रहा है वन डाउन का। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार इस वीडियो को जाकर जरूर से देखिए। 3 ऑप्शंस थे, रोहित, ज्ञानेंद्र और देव खन्ना, इनमें से ऑप्शन दिए थे। और उस वीडियो को ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब आज की एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनकी वजह से टीम को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, और वही सीधे मुद्दे पे हम यहाँ पर बात करते हैं, जो एज अ क्रिकेट फैन शायद आप नजरअंदाज कर देते हैं, फिर आपको कंसर्न होगा भी, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो कोच वगैरह है, या फिर जो भी पहले कोच रहे हैं, मनोज सर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो वो नए आए हैं, उनको और देखना है। उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट आ रहा है जब नवंबर-दिसंबर में टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खेलने उतरेगी, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उससे पहले जो कोचेस थे उनके अंडर में उन्होंने भी कहीं ना कहीं चीज़ें मिस आउट की हैं। अब सबसे बड़ी बात है, ऐसे कितने मौके आए, आपने और अनुज देखे हैं कितने मैचेस में, कितने मौके ऐसे आए हैं कि लोअर ऑर्डर में आके, या ऑलराउंडर जब सेक्शन जब शुरू होता है टीम का, वहां आकर टीम को 60-70 रन की जरूरत पड़ती है, और ओवर अगर 20-22 भी हो तो भी वो ऑलराउंडर्स चेज नहीं कर पाते। क्या सामने नहीं देखा पिछले 1.5 सालों में? बिल्कुल, ओडीआई में, टी20 बहुत ओकेजन ऐसे आए हैं जहां पर मौका था ऑलराउंडर्स के पास कि वो कुछ करके दिखाएं, या बॉलिंग से मिडिल ऑर्डर में आए हैं तो कुछ बॉलिंग से भी विकेट निकाल के दें। ऐसा देखने में नहीं मिला। पार्टनरशिप काफी बड़ी हो गई। एक एग्जांपल वो भी था जब आपके अभी लेटेस्ट चीज देख लें तो जहां पर जिशान मकसूद अकेले शतक मार के गए, अकेले टीम को 200 पार भी करा दिया, इतने बॉलर मिलकर उन्हें नहीं रोक पाए। तो एक आध इंस्टेंस नहीं है, कई ऐसे इंस्टेंस है। चलिए एक आध बार हो जाता है, कोई बात नहीं, एक मर्तबा हो गया, एक बार 2 बार कोई बात नहीं, लेकिन 5-6 बार होना वो अलग बात है। कि एक पार्टनरशिप हुई, फिर एक पार्टनरशिप हुई, हम दूसरे मैच तीसरे मैच में भी देख रहे हैं पार्टनरशिप हुई। ये अक्सर देखा जाता है कि ऑलराउंडर्स इतने अफेक्टिव नजर नहीं आते, ना बैटिंग से अफेक्टिव आते हैं ना कभी बॉलिंग से आते हैं। ये दिक्कत जरूर पैदा हो, और अगर आते भी हैं तो ओकेशनली, कभी चले 2-4-5 मैच तक गायब हो गया। तो एक तौर पर कौन से वो ऑलराउंडर हो जिसे परमानेंट तौर पर नेपाल जो है तैयार करना शुरू करे, क्योंकि ये जो फेस है ये आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आप इस चीज को कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक परफेक्ट टीम ऐसे ही नहीं बनती कि आपने कुछ अच्छे बड़े नाम टीम में भर लिए और उनके साथ लगातार खेल रहे हैं तो बन गए। आपको सारे डिपार्टमेंट्स में वर्क करने की जरूरत है। और वैसे ही एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। 4 ऑप्शंस हैं। हम ओडीआई टी20 दोनों की बात करेंगे कि ओडीआई में किसको परमानेंट ऑलराउंडर के तौर पर टीम लगातार लॉन्ग रन के लिए तैयार करना शुरू करे और उन पर बिलीव लगातार बनाए रखे, और टी20 में कौन से रख सकते हैं। ये 4 नाम हैं: आदिल आलम, पवन शराफ, बशीर अहमद और यहाँ पर आरिफ शेख की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो खेल चुके हैं, जो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, उनकी हमने यहाँ पर बात की है। तो सबसे पहले ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले ओडीआई की बात कर लेते हैं। ओडीआई में इन प्लेयर्स के स्टैट्स क्या कहते हैं अभी तक की अगर बात करें। ओडीआई में यहाँ पर 50 ओवर वाले मैच भी हो सकते हैं और ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच भी हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर आप आरिफ को देखें, अब पहले उन्हीं का नाम ले लेते हैं कि सबसे सीनियर भी हैं वो ऑलराउंडर में। अगर देखें 26 मैचेस में तकरीबन 492 रन वो कर चुके हैं, अच्छा वो खेले हैं। अब 24 का उनका तकरीब का एवरेज भी है, और 4 अर्धशतक भी वो लगा चुके हैं। पर विकेटलेस, अब देखिए आप विकेट यहाँ पर कितनी दिक्कत पैदा हो जाती है। एक ऑलराउंडर है तो विकेट यहाँ उनके सिर्फ 4 ही है। अब बताइए, तो ये बड़ा हैरान है, ये मुझे भी नहीं पता था। अब आप देखिए कि यहाँ 4 विकेट मौजूद है उनके, 26 मैचेस वो खेल चुके हैं यहाँ पर। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आरिफ शेख के साथ जुड़ जाती है। स्ट्राइक रेट की बात भी कर लेते हैं। बॉलिंग थोड़ा सा बस बोलूंगा, 97 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। आप बताइए कहाँ से ऐसे एक प्रॉपर ऑलराउंडर आप कह रहे हैं। बात यहाँ प्रॉपर ऑलराउंडर की हो रही है। दिक्कत देखिए आप, एक फेस में ठीक तो एक फेस में गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा खराब है। बॉलिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो आरिफ को आप एज अ बैट्समैन भी टीम में नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि अगर एज अ बैट्समैन होते तो वो रेगुलर टीम में होते और ऊपर आ रहे होते। तो जब वो इतना नीचे उन्हें लेकर आते हैं, कभी आपने एक बार ट्राई किया उसके वापस में नीचे धकेल दिया, तो जब नीचे लेकर आ रहे हैं एज अ ऑलराउंडर बॉलिंग का, तो उनसे बॉलिंग से भी आपको लेना होगा, और लेने के साथ साथ उन पर काम करने की जरूरत है। आप उनको परमानेंट ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हैं या फिर ये भी जरूरत है। आप देखिए उनके स्टैट्स कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये अच्छे ऑलराउंडर के स्टैट्स तो होते नहीं है, यानी उनके अंदर बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी है, वो हमने कई बार देखा है। लेकिन हाँ, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि टीम यूटिलाइज नहीं कर पाई है आज तक कि आरिफ कितने ज्यादा अंडररेटेड है इस टीम में, और ये कहीं ना कहीं जरूर हम चाहेंगे। तो ओडीआई में मामला यही खत्म हो जाता है।
जी हाँ। ओडीआई में हम यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं, मामला हमारे लिए खत्म हो जाता है कि ओडीआई में आरिफ शेख को आप प्राइम ऑलराउंडर के तौर पर अगर यहाँ से तैयार करना शुरू करें तो बहुत बेहतर होगा। प्लीज उन्हें रेगुलर मैचेस दें, रेगुलर उन्हें खिलाएं और उनका एक डाउन सेट करके रखें कि इसी डाउन में आप आएंगे और आप 6 से 7 ओवर रेगुलर हर मैचेस में डालेंगे ही डालेंगे। एंड क्या लगता है ये सिनेरियो ठीक रहेगा आरिफ? जरूर जरूर बिल्कुल, क्योंकि बर्डन डालना जरूरी नहीं है और तब आप इन पर ओवर्स के लिए जा सकते हैं जब आदत नहीं बनाई है। जी हाँ, आदत नहीं बनाई है, आदत बिल्कुल। आप मान लीजिए टीम 25-26 ओवर के अंदर खत्म हो गई, मान के चलिए 6-7 विकेट गिर गए हैं किसी टीम के, नेपाल के बॉलर्स ने 6-7 विकेट गिरा दिए। अब सोच रहे हैं कि चलो अपने स्ट्राइक बॉलर को रेस्ट देकर हम दीपेंद्र सिंह माफ कीजिएगा आरिफ शेख को यहाँ ले आते हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। जबरदस्ती का ओवर डालना जब टीम सामने ऑल आउट हो रही है या नहीं हो रही तब आपने किया है, बिल्कुल तब आप अलग अलग वेरिएशन ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं, बल्लेबाज आउट नहीं हो रहा, तब ये ठीक लगता है। लेकिन इसका आदत बना लेना वो भी ठीक नहीं है। वो भी ऑलराउंडर्स हैं, ज़रूर हैं, बॉलिंग तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन 10-10 ओवर कराना पड़ेगा ये कंपलसरी, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कहीं, ये अक्सर ऐसा नहीं होता, कभी कभार ठीक लगता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ओडीआईज में नेपाल को एक परमानेंट प्रॉपर ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए अगर आप यहाँ पर तैयारी करें आरिफ शेख को तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तैयारी की ज़रूरत है। आप बॉलिंग का हाल देख रहे हैं, उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है, उनको टीम में लगातार लेने की ज़रूरत है, जो हमें केन्या के दौरे में दिखा नहीं। उम्मीद करेंगे कि आगे ये चीज़ें गलती अब ना हो, तो आरिफ एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होंगे ऑलराउंडर के तौर पर तैयार करने के लिए। अब हम T20I की तरफ चलते हैं। तीनों प्लेयर्स के स्टैट सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, T20 हो या T20I हो, वो क्या कहते हैं। उसका आपको बताते हैं कि T20I में एक परफेक्ट ऑलराउंडर जिसपे टीम इन्वेस्ट करना शुरू करे, काम करना शुरू करे और फिर रिजल्ट्स काटना भी इस पे आगे जाकर शुरू जरूर कर सकते हैं। जरूर देखिए, आदिल आलम की अगर हम बात करें T20I में, जी हाँ T20I को अगर देखें तो 8 मैचेस में 110 रन उन्होंने किए हैं, 15 का उनका एवरेज है, 142 का उनका स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई है, एक अच्छा ये एक साइन है एक ऑलराउंडर के लिए। एक बार 30 क्रॉस किया, 5 विकेट उन्होंने निकाले अब तक अपने 8 मैचों में, अगर आदिल आलम को देखें तो। वहीं पर अगर दूसरे प्लेयर की बात करें, हम बशीर अहमद को देख लें, 2 ही T20 उन्होंने खेले हैं, T20I उन्होंने 2 ही खेले हैं, कोई रन बनाया नहीं है उसमें, उन्होंने 2 विकेट जरूर निकाले हैं। जी हाँ, 2 विकेट जरूर निकाले हैं और 24 का उनका बॉलिंग एवरेज है, 18 का उनका स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट। तो ये हो जाता है बशीर अहमद का। ज़्यादा वो खेले नहीं है क्योंकि ओडी उन्होंने ज़्यादा खेला है, ODI भी उन्होंने इतना नहीं खेला जितना उन्होंने वनडे खेला है। 4 वनडे वो खेल चुके हैं तकरीबन। पवन शराफ को देखेंगे अगर आप, पवन शराफ का स्टैट्स अगर वहाँ जाएंगे, 17 मैचेस वो खेल चुके हैं। ये तो सबसे वर्स्ट मुझे नज़र आता है कि 17 मैचेस हैं, 145 रन सिर्फ है, जिसमें कि 10 का एवरेज आप मानिए, और कोई 30 नहीं है, कोई 50 नहीं है, 3 विकेट सिर्फ लिए। ऐसे ऑलराउंडर्स की तरफ हम जा रहे हैं। 40 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है, 39 का बॉलिंग एवरेज है। आप बताइए कहाँ से लग रहा है एक ऑलराउंडर का स्टाइल? जी हाँ, किसी भी तरह से ये जस्टिफाइड आप कर ही नहीं सकते कि आपने पवन शराफ को केन्या के टूर में लगातार 5 मैचों में किस लिहाज से ले लिया। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। आप उनका ओवरऑल स्टैट्स देखिए यार, कितना ज़्यादा हॉरिबल नजर आता है कि प्लेयर ने इंप्रूवमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं किया अपने पहले मैच से लेकर 17वें मैच तक। अगर हम T20I की बात करें, ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, बशीर अहमद, आदिल आलम और पवन शराफ। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये फॉर्मेट T20I की हम बात कर रहे हैं। T20 क्रिकेट अलग क्रिकेट होता है, फटाफट क्रिकेट है, तेज खेलना है, यहाँ पर आपको स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करनी है, एवरेज भी आपका बेहतर होना चाहिए, और ऑलराउंडर है तो आपको विकेट चिपिंग भी करते रहना है, लगातार बीच में आकर ब्रेक थ्रूज दिलाते रहने हैं। तो ये सवाल सीधे सीधे हम आपसे पूछते हैं कि T20I में इन तीनों में से आप किसको नेपाल टीम में एज अ परमानेंट ऑलराउंडर लॉन्ग रन के लिए टीम में देखना चाहेंगे। एंड आपसे पूछना चाहूँ आपकी पर्सनल ओपिनियन, आप किसकी तरफ ज्यादा झुकाव देना चाहेंगे इन तीनों में से? तीनों का आम वाम सब कुछ देखकर आप जानते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि तीनों ने इतना इम्प्रेसिव तो नहीं किया है, लेकिन आप इन्वेस्ट अगर दिखा सकते हैं तो वो आदिल आलम एक नजर आते हैं T20I में, सिर्फ स्ट्रिक्टली T20I में उन पर आप दिखा सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 142 का स्ट्राइक रेट है, अच्छे, और एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, विकेट ले लेते हैं। हाँ, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये याद रखिएगा, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन अगर उनको बैटिंग में इंप्रूव जरूर करने की जरूरत है। 20-25 रन आप मारिए, ऐसा नहीं कि 5-10 पे बस 5-10 पे आउट होगा, लेकिन
वो एक ऑप्शन जरूर दिख सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। थोड़ा वक्त, थोड़ा टाइम, थोड़ा इन्वेस्ट उन पर करा जाए। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मनी से इन्वेस्ट, ये याद रखिए। इन्वेस्ट से यहाँ मतलब है कि एक्सपीरियंस का इन्वेस्ट, उन पर कोई ध्यान दे, अच्छा ध्यान दे तो हो सकता है जरूर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं टीम के लिए। अच्छा एक टैलेंट उनमें है जरूर है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लियर है आरिफ की जहाँ से बात जैसी बात आती है तो और कोई ऑप्शंस की बात यहाँ पर नहीं होती। आरिफ को आप परमानेंट ओडीआई में इस्तेमाल अगर यूज करें एज अ ऑलराउंडर तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और T20 की अगर बात करें तो इन 3 ऑप्शंस में से आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। लेकिन डेली क्रिकेट कहीं ना कहीं ये जरूर मानता है कि आप T20 फॉर्मेट में आदिल आलम पे इन्वेस्ट करना शुरू करें और ज्यादा काम करें। उनकी बैटिंग को थोड़ा सा नरिश करने की और जरूरत है। वहां पर जितना ये बॉलिंग से करते हैं उतना अगर बैटिंग से भी करने लग जाए ना तो बहुत ही शानदार ऑलराउंडर जो है वो T20 फॉर्मेट में टीम के साथ जुड़ेगा। कंसिस्टेंट बेसिस वाला देखिए, ये 2-4 गेम में चलने वाला फिर 10 गेमों तक वो परफॉर्मेंस ना निकलना, इसे आप फिर वो मत कहिए कि नहीं बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। अगर आपकी डेफिनेशन में ये ऑलराउंडर होते हैं कि 1-2 मैचों में चले, 10 मैचों तक उनके बल्ले से या फिर गेंद से कोई विकेट या रन ना निकले, तो फिर ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम में कि हम 10 जनों के साथ खेल रहे हैं, 11 प्लेयर है ही नहीं, क्यों क्या कहेंगे यार? नहीं बिल्कुल। और एक चीज क्या है कि मतलब खेल के मुताबिक खेलना, जी हम ऑलराउंडर्स को अक्सर देखते हैं, ऑलराउंडर्स होते ही इस वजह से हैं कि विकेट जल्दी गिर गए हैं या कंडीशन ऐसा। ऑलराउंडर बहुत अलग होता है, वो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बहुत तेज चीजें ढालता है। स्ट्राइक रेट हमेशा उसके सामने जो रन रेट है वो ऊपर ही चला जाता है। और इसके लिए अयान आपको एसोसिएट में डेविड बीज और जिशान मकसूद को देखना चाहिए। और अगर आप पुराने क्रिकेट फॉलोअर्स हैं तो आप इरफान पठान की इनिंग को नोटिस कर सकते हैं। जरूर, बिल्कुल, वो भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे ही थे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, इसमें कोई दौराई नहीं है। पुराने वक्त के बहुत बेहतरीन, अभी से जिशान डेविड को उठा लीजिए। जरूर जरूर, बिल्कुल। तो इन सब आपके इर्द गिर्द ही प्लेयर हैं। और जब भी याद रखिए ऑलराउंडर जब पिच पे होते हैं रन रेट का जो मार्क है वो काफी हाई हो जाता है। बिल्कुल सही, समझ जाइएगा कि ऑलराउंडर है तो यानी कि रन रेट ऊपर ही होगा। हर कोई तो जैक कैली सर की तरह नहीं होता ना कि जो इतने बड़े ऑलराउंडर वो भी इतने ऊपर आते हो, सेकंड डाउन आते हो, तो ऐसा नहीं होता है। ऑलराउंडर अक्सर 5वें, 4थे, 6ठे डाउन आते हैं तो हमेशा रेट ऊपर होता है। उस कंडीशन के हिसाब से ऐसे शॉट खेलकर आउट होना जो नेसेसिटी नहीं है वहां पर, इतनी खराब तरीके से आउट होना, ये आदिल आलम के बल्ले से बहुत देखा। बिल्कुल, और इसीलिए हमने कहा कि उनकी बैटिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है बजाय बॉलिंग में। लेकिन इन्वेस्ट अगर आप इन तीनों में इसी पे करें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी आपकी क्या राय है? आप वनडे और ओडीआई और T20 में कौन सा एक ऐसा ऑलराउंडर है जिन पे आपको लगता है कि नेपाल को तैयारी करनी चाहिए और लंबे वक्त के लिए इनको टीम में बनाए रखना चाहिए? टीम में मतलब स्क्वाड में बेंच गर्म करने के लिए नहीं, प्लेइंग 11 में लेने के लिए लगातार उन पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट का मतलब भी आपने सबको समझाया, टाइम, कोचिंग और जो भी चीजें उनकी गलती है उन पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करिए प्लीज, लाइक जरूर करते हुए जाइए, शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट के साथ लगातार बना रहिए। कमेंट जरूर करिए कि आप ओडीआई T20 में किनको देखना चाहेंगे परमानेंट ऑलराउंडर टीम के लिए।